हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर सीटेट के एग्ज़ाम में संस्कृत के पैराग्राफ को हल करने में समस्या आ रही है, और कल सीटेट का पहला दिन था, पहला एग्ज़ाम हुआ था। जिन साथियों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ हो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स आगे पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि कल जब एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चे ये कह रहे थे सर पेपर तो अच्छा आया है लेकिन सीटेट के पैराग्राफ को हल करने में समस्या आ रही है। क्योंकि एक तो ये होता है कि पूरी स्क्रीन पर लैपटॉप के जो कंप्यूटर होता है आपके, उसके स्क्रीन पर पूरा पैराग्राफ क्वेश्चनों के साथ आ नहीं पाता है। पैराग्राफ अगर आ गया तो क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो पैराग्राफ ऊपर निकल जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपके लिए एक सॉलिड ट्रिक ऐसी बता दी जाए, कुछ तरीका, कुछ मेथड आपको बता दिया जाए जिससे आप संस्कृत के पैराग्राफ को थोड़ा बेहतरीन तरीके से हल कर सकें, थोड़ा अच्छे से नंबर आ जाए। और प्रयास ये रहेगा कि मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा सकूं, और अगर समझ में आए तो देख लीजिएगा। बाकी जो संस्कृत के स्पेशली बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट ही संस्कृत है तो उनके लिए मायने नहीं रखेगा भले ही, लेकिन जो बच्चे संस्कृत के नहीं हैं, जिनको पैराग्राफ हल करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखो, इस वीडियो में मैं कोई ऐसा मेथड नहीं बताऊंगा कि आपको संस्कृत किस तरह से पढ़नी है, क्या करना है, संस्कृत मुझे आती है कि नहीं आती है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि संस्कृत के पैराग्राफ को कैसे हल करना है, किस तरह से हल करके आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, और कौन कौन से मेथड लगा के आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, संस्कृत जो होती है उसमें 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर की संस्कृत आती है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पैराग्राफ से आते हैं क्वेश्चन छांटने के लिए। ठीक है, अब जो पैसेज से 15 क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उन 15 क्वेश्चनों की बात करेंगे कि किस तरह से हमें 15 क्वेश्चनों में 15 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, अब जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम लोग बात करेंगे 15 क्वेश्चन जो पैसेज से आते हैं। ठीक है, अब पैसेज में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 पैसेज होते हैं। ठीक है, एक पहला पैसेज होगा जिसमें 7 से 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न, और एक दूसरा पैसेज आएगा उससे भी 7 से 8 प्रश्न होंगे, यानी कि दोनों पैसेज से मिलाकर ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब 7-8 प्रश्नों में देखिएगा आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनका आंसर उसी पैसेज में छुपा हुआ मिलेगा, और 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो व्याकरण से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जो पैराग्राफ होगा आपका 7 से 8 प्रश्नों का, उसमें 3-4 प्रश्न आपको छांटने वाले होंगे जिनका आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, और 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर हो सकता है पैराग्राफ में हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो 3-4 प्रश्न आपके व्याकरण से रिलेटेड होंगे, और जो बच्चे थोड़ा बहुत व्याकरण अगर जानते हैं तो उन्हें भी अच्छी तरह से हल कर लेंगे। देखिए, आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर चल रहा है इस समय। पेपर अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं हुआ, पहले दिन पेपर था। अब आगे कंडीशन क्या रहेगी वो आगे चल के हम लोग बताएंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप लोगों को बता दूं कि जब स्क्रीन पर आपको पैसेज दिखेगा तो हो सकता है पैसेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो एक बार में आपको ना दिखे, तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़े, उसके बाद ही आपको पूरा पैसेज पढ़ने को मिले, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आप पूरा पैराग्राफ और क्वेश्चंस एक साथ नहीं देख सकते हैं तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, करना यह है कि आपके लिए रफ कार्य करने के लिए एक A4 साइज का पेपर आपको वहाँ मिलेगा, वर्कशीट। ठीक है, जिसमें आप रफ कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक रफ पेपर पर सबसे पहला काम क्या करना है, प्रश्नों को पढ़कर महत्वपूर्ण शब्दों को, ठीक है, रफ पेपर पर लिख लेना है। ठीक है, आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे। जब आपका संस्कृत का पैसेज आपके सामने होगा तो आपको पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सीधे प्रश्नों पर आना है, पैसेज में दिए गए प्रश्नों पर आना है। जब आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, या दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न, इस तरीके से जब आप प्रश्न पढ़ लें तो प्रश्नों में जैसे पहले प्रश्न में जो भी महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन रिलेटेड है, उन महत्वपूर्ण शब्दों को रफ पेपर पर लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। रफ पेपर को सामने रखकर ध्यान से संस्कृत के गलत गद्यांश को पढ़ें। ठीक है, जो प्रश्न आप लोगों ने, प्रश्नों में से जो शब्द आप लोगों ने रफ पेपर पर लिखे हैं, रफ पेपर को अपने सामने रखिए। सामने रखने के बाद ऐसे जब आप सामने टेबल पर उसको रखेंगे और सामने ही स्क्रीन होगी, तो उसके बाद आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो जहाँ पर वो शब्द आपको पैसेज में मिले होंगे,
मिलेंगे, वहीं शब्दों के आसपास देखिएगा, वहीं पर प्रश्नों के आंसर भी छुपे हुए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि रफ पेपर को सामने रखकर ध्यान से संस्कृत के गद्यांश को पढ़ें और जो महत्वपूर्ण शब्द आपके प्रश्न में से रफ पेपर पर लिखे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण शब्द आपने प्रश्न से रफ पेपर पर लिखे हैं उन्हीं शब्दों को गद्यांश में खोजें, उत्तर उन्हीं शब्दों के आसपास आपको मिल जाएगा। यानी कि जो शब्द आप लोगों ने प्रश्नों से रफ पेपर पर लिख रखे हैं उन्हीं प्रश्नों के शब्दों को आप गद्यांश में खोजिए। जहाँ पर वो शब्द आपको गद्यांश में मिलेंगे उन्हीं शब्दों के आसपास थोड़ा सा आगे पीछे देखिएगा, उसी प्रश्न का आंसर भी छुपा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से पैसेज के आंसर छांटने में आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इससे आपके समय की बचत होगी। ठीक है, समय की बचत होगी। नहीं तो पहले क्या करेंगे, आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसका अर्थ निकालने को डट जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालने को डट जाएंगे। इस तरह से अगर आप पैसेज को हल करते हैं तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उन महत्वपूर्ण शब्दों को एक रफ पेपर पर लिख लेना है। रफ पेपर आपको वहीं मिलेगा, उस रफ पेपर को बिल्कुल स्क्रीन के सामने रखना है और स्क्रीन पर देखते जाएंगे, रफ पेपर पर देखते जाएंगे। ठीक है, कि वो शब्द हमारे पैसेज में कहाँ पर दिए गए हैं, तो वो शब्द पैसेज में जहाँ पर दिए होंगे वहीं पे दाएं बाएं देखिएगा, वहीं पर आपका आंसर भी छुपा हुआ मिलेगा। 99% आपको आंसर वही मिलेगा। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाते हैं, उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अधिकांशतः पैसेज में आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, ये तो उन प्रश्नों के हो गए जो गद्यांश में हैं। उसके बाद हम करते हैं व्याकरण वाले प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो व्याकरण से आए हुए होंगे। अब जो प्रश्न व्याकरण से होंगे उसमें कुछ समानार्थी या विलोम शब्द ऐसे दिए गए होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि संस्कृत में प्रत्यय है, संधि है, समास है, समानार्थी यानी पर्यायवाची भी हैं और विलोम शब्द भी हैं। ठीक है, कारक हैं, रूप हैं, इनसे संबंधित प्रश्न व्याकरण में पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भी समानार्थी और विलोम शब्द की। ठीक है, समानार्थी और विलोम शब्द, अगर ऐसे कोई भी शब्द पैसेज में पूछा गया है, यानी कि जिस शब्द का समानार्थी पूछा गया है, जिस शब्द का समानार्थी पूछा है उन्होंने, यदि वह पैसेज में दिया है तो उसका उत्तर पैसेज में नहीं मिलेगा, उसका उत्तर आपको अपने विवेक से देना है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे, जैसे उन्होंने पूछ लिया किसी विशेष शब्द का समानार्थी पूछ लिया। अब वो शब्द अगर पैसेज में आ गया है, जिस शब्द का समानार्थी उन्होंने पूछा है वो शब्द अगर पैसेज में आ गया है तो भैया उसका समानार्थी आपके लिए पैसेज में नहीं मिलेगा। तो पैसेज में खोज कर आप अपना समय बर्बाद ना करें, उसका समानार्थी अपने विवेक से सोचें कि क्या हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, फिर उनमें से आप देख लीजिए कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा हुआ यही होगा। ठीक है, और कोई ऐसा शब्द का समानार्थी या विलोम उन्होंने पूछा है जो पैसेज में नहीं आया है, तो उसका समानार्थी या विलोम उस पैसेज में ही छुपा हुआ होगा। तो उसे पैसेज से खोज लीजिए कहाँ पर छुपा है। यदि अपने विवेक से पता है तो अपने विवेक से लगा दो, अपने दिमाग से लगा दो, आपके माइंड में, मस्तिष्क में आपको जानकारी है कि इसका समानार्थी या विलोम क्या होगा तो उसे लगा दीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो उसको पैसेज में खोजिए, फिर वो पैसेज में ही मिलेगा। ठीक है, मैंने पॉइंट नोट भी कर दिया है। यदि प्रश्न में पूछा गया शब्द पैसेज में नहीं आया है, जो शब्द उन्होंने प्रश्न में पूछा है, जिस शब्द का समानार्थी उन्होंने पूछा है वो पैसेज में नहीं आया है, तो उसका उत्तर जो है पैसेज में ही होगा। तो उसे पैसेज से ही खोजने का प्रयास करें। इसके बाद पूछा गया शब्द अगर पैसेज में है तो उसका उत्तर पैसेज में नहीं होगा। पूछा गया प्रश्न अगर पैसेज में नहीं है तो उसका उत्तर पैसेज में ही होगा। ये समानार्थी और विलोम शब्द के लिए हो गया। इसके अलावा कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं अभी मैं बताता हूँ, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब व्याकरण में कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता दे रहा हूँ जहाँ से आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, उनकी बेसिकली जानकारी देख लीजिए कि बेसिक जानकारी क्या होती है, किस तरह से चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यहाँ से आपके प्रश्न आने हैं। जैसे देखिए प्रत्यय से आपके 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं। 2 पैसेज दिए होते हैं, 2 पैसेजों में, एक पहले पैसेज में और एक दूसरे पैसेज में। इस तरीके से 2 प्रश्न आ जाएंगे, या किसी पैसेज में 2 दे दिए, किसी में 1 दे दिया, या किसी में 1 भी नहीं दिया, तो 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। ठीक है, संधि से देखिए, संधि से 1 या 2 प्रश्न आ जाता है। संधियों की जानकारी ले लीजिए, संधियाँ तो हिंदी से मिलती जुलती हैं।
ठीक है, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। 2 पैसेज होते हैं तो दोनों में एक एक क्वेश्चन आ गया तब भी 2 आ जाएंगे, या एक में आया एक में नहीं आया तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, समास से एक प्रश्न आ जाता है, समास बहुत ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, कारक चिन्हों से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। शब्द रूप और धातु रूप, यहाँ से आपके 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, एक तो बनना ही बनना है, 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। दोनों पैसेज में एक एक प्रश्न आपको मिलेगा। इसके बाद समानार्थी और विलोम शब्द, यहाँ से भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेगा। तो देखा जाए जो 3 या 4 प्रश्न आपके पैसेज से आपको मिलेंगे, ठीक है, एक पैसेज में 3 या 4 प्रश्न आपको पैसेज से मिलेंगे। अब बचे हुए जो 3 या 4 प्रश्न हैं वो आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो संस्कृत के व्याकरण में आपको टोटल व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोटल व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रत्यय थोड़ा सा पढ़ लीजिए, संधि देख लीजिए, शब्द रूप देख लीजिए, समानार्थी देख लीजिए। समास और कारक चिन्ह इनसे बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, एक एक प्रश्न कभी आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, बाकी ये 4 टॉपिक जो हैं आपको क्लियर कर लो तो 4 प्रश्न पहले पैसेज में और 4 प्रश्न दूसरे पैसेज में, टोटल 8 प्रश्न आपके जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप संस्कृत में पैसेज में 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। पेडागोजी की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, कैसे आपको हल करनी है कैसे नहीं करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।